आप जैसे की संगत करोगे वैसे ही बन जाओगे, जैसे की संगत करोगे वैसे बन जाओगे। अच्छा, आपने देखा होगा घरों में ये कार्टून होते हैं, रद्दी होती है। ये रद्दी क्या भाव बिकती परीक्षित जी? 10-5 रुपए किलो बिकती है कबाड़िया के यहाँ। अच्छा, अगर हम आपसे कह दे कि हमारी आप रद्दी 400 रुपए किलो खरीद लो तो परीक्षित जी तुम खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। लेकिन वही कार्टून, वही पट्टा जब तुम हलवाई की दुकान पर पहुंचते हो और हलवाई की दुकान पर जब पहुंचोगे तो मिठाई अगर तुम 500 रुपए किलो वाली पसंद करोगे तो तखरी पे सबसे पहले वही पट्ठा रखा जाएगा। वो आज कितने रुपए में मिलेगा? वो पट्ठा भी आज आपको 500 रुपए किलो में मिलेगा। लेकिन परीक्षित जी, हम तो अपनी सही बात बताए रहे, बड़ी मुश्किल से तो रुपया पैदा होता है। हम तो हलवाई से कहते भैया पन्नी में चढ़ा दो, हमें डब्बा में नहीं चाहिए। हम तो बच जाते हैं, 1-2 पीस बढ़ ही जाएंगे। तो उस पट्ठा की कीमत मिठाई के साथ है, और जब पट्ठा की कीमत मिठाई के साथ है तो क्या रेट बिक रहा है? 500 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। तो असर जीवन में संगत का है। आप लोगों से निवेदन है, जिसके अच्छे आचार विचार है उसकी संगत करिएगा, और जिसके अच्छे आचार विचार नहीं है उसकी संगत करोगे तो तुम उसी के आधार पर ढल जाओगे। एक गारंटी है। आपने देखा होगा कि बांस की छोटी लकड़ी साहब कहीं पड़ी हो, कोई उठाएगा? नहीं उठाएगा। और वही बांस की लकड़ी अगर कुल्फी में लगी हो तो पहले तो लोग कुल्फी खाएंगे, और जब कुल्फी खत्म हो जाती तो बांस की लकड़ियां भी चाटते रहते हैं बहुत देर तक। क्यों भाई? क्योंकि उस बांस की लकड़ी की जो संगत है वो कुल्फी के साथ है। इसलिए साहब कुल्फी तो खब गई पर लकड़ी अभी भी मीठी लग रही है, इसलिए लकड़ी को चाट रहे हैं। तो जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर होता है प्यारे। आप जैसी करोगे संगत वैसी आपकी बनेगी रंगत। आप चोरों की संगत करना परीक्षित जी, और चोर चोरी करने जाएं, हम तुम उनके जूता रखाई रहना, ठीक है ना? चोर चोरी करने जाएं और जब पकड़े जाओगे तो केस बराबर लगेगा। आप सोचोगे हम चोरों के जूते रखाए रहे, हमने चोरी नहीं की। नहीं, केस दोनों को बराबर लगेगा। तो जैसे कि संगत करोगे वैसे ही तुम्हारी रंगत हो जाएगी। इसलिए कंस की जो संगत है वो कुसंगत में पड़ गया है, और कुसंगत में पड़ने के बाद इसके आचार विचार बिगड़ गए। पिता के पास पहुंचे, कहा पिता श्री राज हमें दे दो, हम मालिक बनना चाहते हैं। आप लोगों से निवेदन है, ये कंस की कथा हमें बहुत कुछ सिखाने का काम करती है। वो कंस की कथा द्वापर की थी, छोड़ो। आज भी जो घर बिगड़े हैं और घर बिगड़ते हैं, कहीं ना कहीं जिस घर परिवार में माता पिता समझदार नहीं है वो घर अधिकतर उजड़ जाते हैं। याद रखना, एक पिता चाहे तो भाइयों में राम राज्य रहे, और एक पिता चाहे तो भाई में रावण राज्य बन जाए। आप लोगों को हम एक फार्मूला बता रहे हैं, घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता है, और जीवन भर तुम्हारे बेटा और बहू मरते मरते मर जाएंगे, और उनको जीवन में उनमें कभी झगड़ा नहीं हो सकता है। पर जिंदगी सूत्रों के हिसाब से काटो, क्योंकि जब स्कूल में पेपर देने जाते हो सवाल का सूत्र गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा सवाल ही बेकार हो जाएगा। तो जिंदगी के कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों के हिसाब से जिंदगी जियोगे तो सदा सफल होते रहोगे, और जिंदगी सूत्रों के आधार पर नहीं जियोगे तो फेल हो जाओगे। क्या करना है? आज सबसे बड़ी बात है कि हर घर में सास बहू का झगड़ा है। परीक्षित जी, हर घर में सास बहू का झगड़ा है। बहू सास की भली नहीं और सास बहू की भली नहीं। सास से पूछो बोले बहू ऐसी है, और बहू से बोले बुढ़िया ऐसी है। और अगर ना मानो पीछे वाले भाइयों तो दिखा दे। कुल मिला के ये लोग लड़ाई वड़ाई करके ज्यादा इटावा रह रहे हैं, है क्या नहीं है? बोले हम गांव में रहेंगे ही नहीं जो दिक्कत पैदा हो। बुढ़िया पड़ी गांव में, अपन पड़े इटावा, बुढ़िया से दूर ही भाग जाएंगे। अच्छा एक बात बता दें, देखो आपको यही दिखा दें, जितनी यहाँ सासें बन चुकी हैं, जिनकी बहुएं आ चुकी हैं, पहले उनसे निवेदन है कितनी सासें ऐसी हैं पंडाल में जिनकी बहुएं बहुत अच्छी हैं, हाथ उठाओ देख ले, बताओ रिजल्ट यही दिखाई दे रहा।
एक सास ने हाथ ना उठाए कि हमारी बहू बढ़िया है, हमें लग रहा हो कि बहू बिल्कुल जहर की पुड़िया ही घर में है। अब दोबारा नंबर है, जितनी पंडाल में बहुएं बैठी हैं जिनकी सासें हैं, उनसे निवेदन है कि कितनी बहुएं ऐसी हैं जिनकी सासें अच्छी हैं, हाथ उठाओ। अब वे सासें या तो होएगी नहीं, या यहाँ पंडाल में होती तो वे ठाड़ी हो जाती। बता तो याद रखना, ये घर घर की लड़ाई है साहब। सास बहू की भली नहीं और बहू सास की भली नहीं। ये किस लिए? क्योंकि हमारी थोड़ी मानसिकता खराब है मात्र इसलिए, और दूसरा कोई कारण नहीं है। और अधिकतर वो ध्यान से सुने जो अपनी बहुओं से ज्यादा परेशान है। और सासें तो कुल मिला के अगर बड़ी से नहीं तो छोटी, छोटी से नहीं तो मझली से, काऊ न काऊ से परेशानी तो है ही है। लेकिन माताओं वो अपनी सोच के कारण कहीं न कहीं, किसके कारण? अपनी सोच के कारण। और किस लिए? छोटी छोटी कमियां। कौन सी कमी मालूम है ना? तुम्हारी घर में बेटी पैदा हुई और तुम्हारी घर में बेटी पैदा हुई, जब तक तुमने बेटी का विवाह किया तो बेटी ने तब तक 100 गलतियां की। और बेटी ने 100 गलतियां की, तुमने 100 गलती पे पानी फेर दिया और बेटी का विवाह कर दिया। अब खूब बेटी आती है, खूब जाती है। अपनी लड़की की तुमने 100 गलतियों पे पानी फेर दिया। और अगर लड़का की बहू आई, पास है, 1-2 गलती हो गई तो ढिढोरा पीट दिया। अरे वो तो ऐसी निकली, वो वैसी निकली, वो वैसी। अरे तुमने अपनी बेटी की अगर 100 गलती माफ करी है, अगर लड़का की बहू से भी 10-5 गलती हो जाए तो उनको भी क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। और का बिगड़ो उन प्रभु को जिन भृगु मारी लात। भृगु जी ने भगवान की छाती में लात मार दी। भगवान चाहते तो भृगु का वध कर देते, लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए। जिस घर में बड़े समझदार होते हैं, जहां बड़े समझदार होते हैं साहब, वो परिवार बहुत अच्छे होते हैं, वो परिवार भली भांति चलते हैं। लेकिन साहब सास बनना सरल है, बाप बनना सरल है, ससुर बनना सरल है। लेकिन ये जो ससुर बने हो, वो ससुर का जो पद मिला है उसको संभालना बहुत कठिन विषय है। यानी प्रधान तो बन जाओ, लेकिन प्रधानी चलाओगे कैसे? प्रधान बने कैसे रहोगे 5 साल? सवाल सबसे बड़ा इसका है। तो बाप तो बन गए हो, पर ससुर तो बन गए हो, पर ससुर का नियम क्या है, उस नियम पर नहीं चलोगे तो सम्मान नहीं होगा। सास तो बन गई हो, सास के नियमों का पालन नहीं करोगी तो सम्मान कभी नहीं होगा। तो आज भागवत श्रोताओं, ये कंस कुसंगत में पड़ गया और पिता के पास पहुंचा, कहा पिता श्री राज मुकुट मुझे दे दो क्योंकि मैं राजा बनना चाहता हूं। आज भागवत श्रोताओं, जिस समय राज मुकुट के लिए कहा तो पिता ने कहा बेटा तुम जाकर के भगवान का भजन करो और तुम जाकर के विद्या का अध्ययन करो। क्यों? अभी तुम्हारी राजपाट चलाने की उम्र नहीं है। किस लिए? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन घोरी नरक अधिकारी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन घोरी नरक अधिकारी। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन घोर नरक अधिकारी। समझ लो परीक्षित जी, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है तो वो राजा नरक का अधिकारी है। इसलिए आप अभी राज का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम विद्याध्ययन करो और आराम करो। पुत्र नहीं माना, पिता को राज्य गद्दी से उठा के फेंक दिया और स्वयं राजा बनकर बैठा है। और राजा बनकर जिस समय बैठा है उसी समय क्या हुआ? प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा? और
और कंस बोला कि अब प्रजा कैसे चलेगी पिताश्री मालूम है? अरे जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान का डंडे से। जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान का डंडे से। और कंस राज प्रजा के होश ठिकाने लावे डंडे से। बोले जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। और कंस राज प्रजा के होश ठिकाने लावे डंडे से। आज उसी समय कहा कि अब जनता का ऐसे भरण पोषण होगा। उसी समय सारे देवता रो रहे हैं और भगवान के पास पहुंचे, कहा प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। और इधर प्रजा पर टैक्स बांध दिया है। टैक्स मालूम है, हम सब टैक्स दे रहे हैं, हम सब लोग टैक्स दे रहे हैं। कंस ने अपने राज्य में टैक्स लिया है, ऐसे ही हर कंस के राज्य में हमें टैक्स देना पड़ेगा। मालूम है 50 किलो वाली खाद की बोरी में 45 किलो पैसा पूरे। मालूम है टैक्स। पहले मोबाइल में पैसे डलाओ या ना डलाओ फोन आता रहता था। 10 साल 5 साल लगातार फोन बंद ही नहीं होता था। अब तो रिचार्ज खत्म, फिर डलवाओ वो टैक्स। उसके बाद तुम्हारा महीना कितने दिन का है मालूम है? 28 दिन का। और सरकार में जो नौकर हैं वो 30 दिन में 31 दिन में उनका महीना पूरा होता है। पर तुम्हारा टैक्स देने का 28 दिन में ही महीना पूरा हो जाता है। अरे जब 28 दिन का ये लोग हमसे टैक्स ले रहे हैं तो हमारे भाइयों को भी तो 28 दिन का महीना बना के तनख्वाह दो। पर नहीं, क्योंकि प्रजा परेशान है कि टैक्सों में और लगानों में बेकारी सभी कमाई है। और फिर भी बड़ा बकाया है और खाते में जमा न पाई है। से कहते हैं वन टैक्सियों शौचालय प्रजा पे टैक्स बांध दिया है। प्रजा टैक्स देते देते परेशान। सारे देवता मिलकर भगवान के पास पहुंचे, कहा प्रभु रक्षा करो। अरे भगवान सहारो दे जइयो, सहारो दे जइयो। गोपाल हमारे आई जइयो, हम कंस ने बहुत सताए, हमें कंस ने बहुत सताए।
श्रोताओं, सब देवता भगवान को याद करते, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। आज इधर कंस के एक चाचा थे जिनका नाम था देवक, और एक इनकी बहुत सुंदर कन्या थी जिस कन्या का नाम था भागवत श्रोताओं देवकी। और कन्या का नाम था देवकी। जब देवकी विवाह के योग हुई है तो कंस से कहा है कि बेटा तुम्हारी बहन देवकी विवाह के योग हो गई है और इसके लिए कोई घर परिवार ठीक देख लो। कंस कहने लगा है कि चाचा श्री, हमने तो अपनी बहन के लिए लड़का देख लिया है। बहन के लिए? बोले हाँ। बोले कौन है? बोले जो बटेश्वर के बसदेव हैं जिनके लिए हमने अपनी 5 बहनों का विवाह पहले से कर दिया है और छठवीं बहन का विवाह भी उन्हीं के साथ कर देंगे। आज उसी समय कंस ने बसदेव के लिए पत्र लिखा है। समय पत्र लिखा और बटेश्वर के बसदेव के लिए पत्र भिजवाया। बटेश्वर के बसदेव ने जैसे इस पत्र को पढ़ा और पत्र को जब बसदेव ने पढ़ा तो मुस्कुराए और इस पत्र को बसदेव ने स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया? कि जो बसदेव का पत्र बसदेव ने स्वीकार किया है और इस रिश्ते को भी स्वीकार किया है, क्योंकि उस समय जो रिश्ते होते थे साहब वो मानवता के रिश्ते होते थे और जो मानवता के रिश्ते होते थे वो टिकाऊ रिश्ते होते थे, बहुत दिनों तक चलते थे। आज साहब मानवता मर चुकी है, अब रिश्ते टिकाऊ नहीं रहे परीक्षक जी, अब तो रिश्ते बेकाऊ हो गए। कैसे हो गए मालूम? जिसकी 20 लाख रुपए में सौदा बनेगी लड़का के लिए तो हमारे तुम रिश्तेदार, और सौदा ना बनी तो रिश्तेदार नहीं। मानवता खत्म हो गई। मझिया से कह रहे भैया अगर 20 लाख की गुंजाइश हो तो दरवाजे पे लाना ना, हमारे पास चाय पिलाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मानवता मर गई है, रिश्ते टिकाऊ नहीं रहे, रिश्ते अब बिकाऊ हो गए। और भैया अब जब लड़का की शादी आती है तो ये भिखमंगा ऐसे मांगने में लगते हैं उससे। कोई कह रहा सीसिया का बेड चाहिए, ये फलानी मशीन चाहिए, ये ढिकानी मशीन चाहिए। कौन है? ये भिखमंगा मांगने में लग गए हैं। वो चाहे लड़के की माँ हो, चाहे लड़के के बाप हो, चाहे पिता हो, चाहे बाबा, भिखमंगा मांग रहे हैं। अब विचार करना, भिखमंगों के यहाँ बेटी को क्यों डाल रहे हो? इनके पास कुछ होता तो ये मांगते नहीं, और जो मांग रहा है आप समझ लेना कि उसके पास कुछ है ही नहीं। और याद रखना, अपनी बेटी का विवाह करना, बेटी का रिश्ता जिस दरवाजे पर लेके जाना, वो परिवार आपको और आपकी बेटी को समझने से पहले पैसा मांग रहा हो तो ऐसे लालची परिवार में अपनी बेटी का विवाह कभी मत करना।
अच्छा परिवार कौन है? जो आपको समझे, आपकी बेटी को समझे, आपको आपके परिवार को समझ के और एक बात कह दे, भैया जैसी हमारी हैसियत है उसी आधार पे हमारा सम्मान कर देना, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। लेकिन बाप की मांग, अम्मा की मांग ही अलग अलग है। लेकिन एक बात बताएं, लड़का की शादी आप लोगों की हो तो एक बात ध्यान रखना, लड़का अपनी शादी में चाहे कुछ भी मांगे उसका अधिकार है, लेकिन माँ का और बाप का लड़का की शादी में किसी प्रकार का दहेज मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अगर बहू से सम्मान चाहो तो क्यों? लड़का की शादी में बोले शीशम का बेड चाहिए, अब बताओ शीशम का बेड तुम क्यों मांग रहे हो? वो बेड कहाँ पड़ेगा? लड़का बहू वाले कमरा में, फिर तुम काहे को मांग रहे हो? बोले एलवारी गोदरेज की चाहिए या और कंपनी चली उसकी चाहिए। भैया बामें तुम्हारे तो कपड़े रखे नहीं जाएंगे, क्योंकि असीना पसीना वाले कपड़े नहीं, उसमें तो सेंट वाले कपड़े लड़का बहू के रखे जाएंगे। तुम क्यों मांग रहे हो? वॉशिंग मशीन में तुम्हारे कपड़े धुले नहीं जाएंगे, बहू के पास इतना टाइम नहीं है। एसी मांग रहे हो, एसी किसके कमरा में लगेगी? लड़का बहू में तुम्हारे वाले। तुम पर भी गए तो बीमार हो जाओगे, तुम्हें सूट ही नहीं करेगी, तो काहे को मांग रहे हो? और याद रखना, जितना नगद मांगा है ना, और जिस दिन बहू अलग होगी उस दिन जितना नगद कैश लिया वो एक एक रखवा लेगी। याद रखना, आप अपनी सेवा चाहो बहू से तो लड़का का विवाह करना, तो लड़का का जब भी विवाह करना तो अपने से किसी गरीब की बेटी लेना, आप अपने से किसी कमजोर व्यक्ति की बेटी लेना, क्योंकि गरीब घर की बेटी तुम्हारे घर में आएगी तो झुक कर के रहेगी। और अगर तुमने किसी रईस घर की बेटी ले ली तो क्या कहेगी मालूम है? चाय पिलाओ। और तुमने ज्यादा बातें करी तो कहे सुनो तुम्हारे जैसे आदमी हमारे बाप के यहाँ पानी भर रहे हैं, इसलिए होश में रहना। तो इसलिए लड़का का जब भी ब्याह करो तो अपने से किसी गरीब परिवार की बेटी लेना, वो बेटी तुम्हारे यहाँ झुक कर के रहेगी और वो बेटी तुम्हारे यहाँ तुम्हारा सम्मान करेगी। लेकिन आजकल लोग कहाँ धन के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल तो अलग अलग फरमाइशें होती हैं। हमने एक बुंदेलखंडी भाषा में गाना लिखा है, अरे लड़का के पापा मांगे अरे 80,000 रे, और दहेज बामे तो लिहा मांगे, मारुति कार रे दहेज बामे लिहा मांगे, मारुति कार रे दहेज बामे लिहा मांगे, मारुति कार रे दहेज बामे लिहा मांगे। ओ लड़का के पापा मांगे, लड़का के पापा मांगे 80,000 रे दहेज बामे लिहा मांगे, मारुति कार रे दहेज बामे लिहा मांगे, मारुति कार रे दहेज बामे लिहा मांगे, मारुति कार रे दहेज बामे। और भैया देखो, अरे लड़का की बहना मांगे सुंदर सी बीवी, लड़का की बहना मांगे सुंदर सी बीवी, लड़का की भाभी मांगे रंगीन टीवी, लड़का की भाभी मांगे रंगीन टीवी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लड़का की बहना मांगे सुंदर सी बीवी और लड़का की भाभी मांगे रंगीन टीवी। लेकिन एक बात ध्यान रखना परीक्षा जी, अगर घर में